हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी सेकेंड ईयर्स के सभी स्टूडेंट्स का आज की फिजिक्स ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। फर्स्ट पेपर अपना चल रहा है मैकेनिक्स का, इसमें सेकेंड यूनिट चल रही है। और पिछली क्लास में हमने पढ़ा था ब्रह्मांड केंद्र, उसकी स्थिति निर्देशांक। आज हम पढ़ेंगे ब्रह्मांड केंद्र की गति। ब्रह्मांड केंद्र अपने निर्धारित किया था, उसका रीजन भी ये था कि संपूर्ण पिंड में बहुत सारे कण होते हैं, सबकी कणों की गति का अध्ययन पॉसिबल नहीं है। इसलिए ब्रह्मांड केंद्र उस बिंदु को अपन मानते हैं जहाँ संपूर्ण ब्रह्मांड केंद्रित माना जा सके, यानी पूरे पिंड की गति उस ब्रह्मांड केंद्र की गति को माना जा सके। मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ब्रह्मांड केंद्र की गति, तो गति में चूंकि अपन स्थिति सदिश पहले पढ़ चुके थे, तो चूंकि बहुकण तंत्र निकाय के ब्रह्मांड केंद्र का स्थिति सदिश RCM वेक्टर बराबर क्या होता है? बहुत सारे कणों में M1 R1 या R1 R2 R3 क्या है, मूल बिंदु से इन कणों के स्थिति सदिश प्लस M3 R3 प्लस डॉट डॉट Mn Rn बटे M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस डॉट डॉट Mn। ये ब्रह्मांड केंद्र का स्थिति सदिश होता है। अब इसका अवकलन करते हैं समय के साथ, तो वेग ज्ञात कर सकते हैं। सबसे पहले नंबर 1, ब्रह्मांड केंद्र का वेग। वेग कैसे ज्ञात करते हैं अपन? dcm। तो स्थिति का अवकलन होता है समय के साथ d/dt ऑफ RCM। ब्रह्मांड केंद्र स्थिति सदिश है, इसका अवकलन समय के साथ क्या हो जाएगा? वेग हो जाएगा। RCM का मान ये है, इसका अवकलन करना है dcm कहलाएगा। तो d/dt ऑफ, इन सब की जगह पर पिंड का संपूर्ण निर्माण कैपिटल M लिख सकते हैं। ऊपर वाले मान को ऐसे लिख दो, M1 R1 प्लस M2 R2 प्लस M3 R3 प्लस डॉट डॉट Mn Rn बटे ये सारे कणों के निर्माणों का योग है। इसको संपूर्ण पिंड का निर्माण कैपिटल M से लिख देते हैं। अब इसमें इसका अवकलन होगा, इसका अलग अलग होगा सबका। ब्रह्मांड को कांस्टेंट है, M1 का अवकलन से बाहर लिख के M1 dR1/dt प्लस ऐसे इसमें M2 dR2/dt प्लस M3, सबका ऐसे अलग अलग अवकलन हो जाएगा, प्लस डॉट डॉट Mn dRn/dt ओके। कैपिटल M ऐसे कैसे है, ये dcm वेक्टर बराबर। अब dR1/dt क्या होगा? पहले कण का वेग, dR2/dt दूसरे कण का वेग, तीसरे कण का वेग, चौथे ऐसे डॉट डॉट करके n के कण का वेग। तो dcm बराबर क्या होगा? M1 पहले कण का वेग हो गया v1, इसी तरह से M2 दूसरे कण का वेग v2, M3 v3 प्लस डॉट डॉट Mn dn और बटे टोटल पिंड का निर्माण कैपिटल M है। पहले नंबर हो गया, दूसरे का, तीसरे का, चौथे का। इससे अपन वेग
द्रव्यमान केंद्र का ज्ञात कर सकते हैं। और इस m बदल लिया तो संवेग हो जाएंगे द्रव्यमान गुना वेग होगा संवेग m बराबर m(v1) प्लस m(2v2) प्लस m(3v3) प्लस डॉट mn(v). द्रव्यमान गुना वेग का संवेग हो गया, द्रव्यमान केंद्र का संवेग हो गया लेकिन pcm। और ये अलग अलग कण जो अपन ने पिंड में माने m1 m2 द्रव्यमान के उनके वेग v1 v2 v3 है। तो ये पहले कण का संवेग है v1 वेक्टर प्लस v2 वेक्टर प्लस v3 वेक्टर प्लस डॉट pm वेक्टर। यानी कि इस समीकरण से स्पष्ट हो रहा है कि द्रव्यमान केंद्र का संवेग pcm क्या है? द्रव्यमान केंद्र का संवेग उस पिंड के सभी कणों के संवेगों के योग के बराबर है। इसका मतलब अगर हमने द्रव्यमान केंद्र का संवेग कैलकुलेट कर लिया तो सभी कणों के संवेगों का योग भी कैलकुलेट हो गया, यानी पूरे पिंड का संवेग ही द्रव्यमान केंद्र के संवेग के बराबर है। यानी पूरे पिंड की गति को द्रव्यमान केंद्र की गति से एक्सप्लेन किया जा सकता है, इसलिए हमने द्रव्यमान केंद्र माना है। फिर नंबर 2 त्वरण निकालें। द्रव्यमान केंद्र का त्वरण, त्वरण क्या होता है? वेग का समय के साथ अवकलन। वेग ये समीकरण दो में त्वरण को कैसे लिखाएंगे? एक्सीलरेशन होता है acm बराबर d/dt ऑफ bcm। द्रव्यमान केंद्र का समय के साथ वेग अवकलन। bcm का मान लिख दो इसमें m1v1 प्लस m2v2 प्लस m3v3 प्लस डॉट mn(v)m बटे टोटल द्रव्यमान ये है। m तो इसमें कांस्टेंट रहेगा ही, उसका तो अवकलन से कोई मतलब नहीं, बाहर में देंगे। और ऊपर वाली संख्याओं में भी द्रव्यमान है, ये नियत है, तो अवकलन केवल v1 v2 v3 का होगा। तो क्या लिखा जाएगा इसमें आगे? तो acm बराबर m1 d/dt ऑफ v1 प्लस m2 d/dt ऑफ v2 प्लस m3 d/dt ऑफ v3 प्लस डॉट mn d/dt ऑफ vn बटे टोटल द्रव्यमान है भाई। ठीक है, acm बराबर ये ऊपर का हो गया m1 dv1 और dt हो गया पहले पद का त्वरण, ये दूसरे पद का त्वरण, ये तीसरे पद का त्वरण। इसको क्या लिखेंगे? a1 प्लस m2, ये दूसरे पद का त्वरण हो गया, इसको a2 लिख दिया प्लस m3, ये तीसरे पद का त्वरण हो गया, इसको a2 लिख दिया। इसी तरह डॉट mn बटे टोटल द्रव्यमान है, जिससे अपन क्या ज्ञात कर सकते हैं? द्रव्यमान केंद्र का त्वरण ज्ञात कर सकते हैं। अब इससे बल भी आ जाएगा, m बदल लिया, m acm बराबर m1a1 प्लस m2a2 प्लस m3a3 प्लस डॉट mn द्रव्यमान का बल होता है, इसको FCM लिख सकते हैं। द्रव्यमान केंद्र पे लगने वाला बाह्य बल, ये पहले कण पे लगने वाला बाह्य बल F1, ये दूसरे कण पे लगने वाला बाह्य बल F2, ये तीसरे कण पे लगने वाला ऐसे डॉट Fn। तो इससे ये पता लगता है कि द्रव्यमान केंद्र पे लगने वाला बाह्य बल सभी कणों पर लगने वाले बाह्य बलों के योग के बराबर होता है। बल से गति होती है, तो
क्लियर है कि द्रव्यमान केंद्र की गति संपूर्ण पिंड की गति के समतुल्य होती है। उसके समतुल्य मानों को द्रव्यमान केंद्र का वेग पूरे पिंड का वेग, द्रव्यमान केंद्र का संवेग संपूर्ण पिंड का संवेग, द्रव्यमान केंद्र का त्वरण संपूर्ण पिंड का त्वरण, द्रव्यमान केंद्र में लगने वाला बल संपूर्ण पिंड पे लगने वाला बल। इस तरह से बल संपूर्ण पिंड की गति को केवल द्रव्यमान केंद्र की गति से अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, अब अपन एक याद करेंगे बहुकण तंत्र निकाय की गतिविधि। बहुकण तंत्र निकाय की गतिविधि। तो बहुकण तंत्र है जिसमें बहुत सारे कण, ये निर्देश तंत्र XYZ है। मूल बिंदु के सापेक्ष मान लो ये कोई एक पिंड है, इसमें बहुत सारे कण हैं। बहुकण मतलब बहुत सारे कण जिनके द्रव्यमान M1 M2 M3 हो सकते हैं और स्थिति सदिश ये दिखाते हैं चित्र में। द्रव्यमान M1 M2 M3 M4 M5 Mn, इसके सदिश R1 R2 R3 डॉट डॉट ये R है। बहुत सारे कण, बहुत सारी स्थिति सदिश। अब इस चित्र को केवल तीन कण दिखा के हम शो कर सकते हैं। मतलब बजाय इतने सारे कणों की स्थिति को लेने के किसी आई वे कण की बात करें। आई वे का मतलब कोई भी पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, एक कण की बात कर लेंगे तो सारा उसी के आधार पर अपन अनुमानित लगा सकते हैं। इस चित्र को अपन निकालने में बहुत सारे कण है, अनेक कण है, कोई भी नहीं हम काउंट करेंगे। अब इसको केवल एक कण अपन ले लेते हैं आई वाला, इसका द्रव्यमान क्या है Mi। आई का मतलब कोई भी हो गया, आई का मान 1 है तो M1 हो गया, 2 है तो M2 हो गया, 3 है तो M3 हो गया, 4 है तो M4 हो गया, कोई सा भी कण। इसका मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश संबंध मान लिया Ri है और इसका द्रव्यमान केंद्र सपोज करो यहाँ है सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास का मूल बिंदु का सापेक्ष स्थिति सदिश RCM है। और ये जो कण हमने माना I1, इसका द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष स्थिति सदिश मान लो Ri डैश। यहाँ हम थोड़ा उत्तर लिख देते हैं, माना बहुकण तंत्र निकाय जिसमें n कण उपस्थित हैं के इसी आईवे कण का, आईवे का मान लो दूसरे कण हो सकता है, पांचवा छठवां सातवां आठवां, आईवे कण का द्रव्यमान Mi एवं इसका वेग Bi वेक्टर है। तो आईवे कण की गतिज ऊर्जा, गति ऊर्जा किसे लिखते हैं हम सामान्य है, गति ऊर्जा को E के लिखते हैं, E फॉर काइनेटिक। और आई के कण की आई संकेत लगा दो, E के आई बराबर हाफ Mi इसका द्रव्यमान और Bi इसका वेग, हाफ Mbi स्क्वायर। गति ऊर्जा में लिखते हैं हाफ Mv स्क्वायर सामान्य किसी कण की। अब आई के कण की बात चल रही है, आई के कण का द्रव्यमान Mi, इसका वेग Bi माना हाफ Mi Bi स्क्वायर, या Bi स्क्वायर को हम लिख सकते हैं E
बराबर हाफ एम आई सदिश राशि है बी आई डॉट बी आई। इसको अभी समीकरण नंबर में लिख दिया 2। अब इस चित्र के अकॉर्डिंग हम देखें तो माना आईवे तल का मूल बिंदु O के सापेक्ष स्थिति सदिश आर आई वेक्टर है। आई भी बनता है इसलिए मूल बिंदु O के सापेक्ष स्थिति सदिश का मान लिया आर आई वेक्टर है तथा द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष स्थिति सदिश आर आई डैश वेक्टर है। द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष स्थिति सदिश क्या है आर आई डैश डैश मान लिया है। इसमें त्रिभुज नियम लगाएं आरसीएम वेक्टर प्लस आर आई इक्वल टू आर आई वेक्टर। त्रिभुज नियम अगर इसमें लगाएं तो त्रिभुज नियम से क्या हो जाएगा आरसीएम वेक्टर प्लस आर आई डैश वेक्टर बराबर आर आई वेक्टर। त्रिभुज नियम अगर दो भुजाओं के और दो किसी भुजा के बराबर एक भुजा सदिश आरसीएम दूसरी भुजा आर आई डैश तीसरी भुजा आर आई वेक्टर बराबर ये हो गया। इसका अवकलन करने के समय के साथ ई के सापेक्ष क्या कर दो अवकलन करने का कर दिया डी अपॉन डी टी ऑफ आर आई वेक्टर बराबर डी अपॉन डी टी ऑफ आरसीएम प्लस डी अपॉन डी टी ऑफ आर आई डैश। इसको हम लिखते हैं डी आई वेक्टर है स्थिति सदिश का समय के साथ मतलब डी आई वेक्टर बराबर बी सी एम वेक्टर प्लस बी आई डैश समीकरण नंबर 3। अब बी आई का ये मान यहाँ लिख लो समीकरण 2 है। समीकरण 3 से मान समीकरण 2 में रखने पर तो 3 से बी आई वेक्टर का मान समीकरण 2 में लिखा तो समीकरण 2 क्या हो गया ई के आई बराबर हाफ एम आई बी आई डॉट बी आई यानी बी सी एम वेक्टर प्लस बी आई डैश वेक्टर डॉट बी सी एम वेक्टर प्लस बी आई डैश। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा ई के आई बराबर हाफ एम आई तो बी आई बी सी आई का बी सी एम करेंगे बी सी एम स्क्वायर प्लस बी आई डैश का बी आई डैश करेंगे तो बी आई डैश स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 2 बार आएगा एक बार सॉल्व का करने पर वैसे ये बी सी एम वेक्टर डॉट बी आई डैश सॉल्व स्क्वायर ही करते होल स्क्वायर ही डॉट का पीसीएम और बी आई डैश दोनों मिसिंग है तो ये हो गया। इसको अलग अलग लिखते हैं तीनों से गुणा करके हाफ एम आई बी सी एम स्क्वायर प्लस हाफ एम आई बी आई डैश स्क्वायर प्लस हाफ एम आई और 2
BCM डॉट BI इसको कट जाएगा ऐसे। अब ये समीकरण नंबर लिख दो इसको 4। अब ये तो किसी एक आयव्य कण की गति ऊर्जा हमने निकाली है, संपूर्ण पिंड की निकाली बहुकण तंत्र की, तो ऐसे सारे कणों की गतिज ऊर्जाओं का योग इसके बराबर आएगा बहुकण तंत्र निकाय की गतिज ऊर्जा के बराबर। ठीक है, तो बहुकण तंत्र निकाय की गतिज ऊर्जा, तो हमने केवल आयव्य कण की निकाली, किसी एक कण की बात कर रहे हैं, उसको केवल E के लिख दो, समेशन ऑफ E के आई, आई का मान 1 से लेके n तक, जितने भी कण उसके अंदर है सब कणों की गतिज ऊर्जाओं का योग, सब पे समेशन लगा दो। समेशन हाफ mi BCM स्क्वायर प्लस समेशन हाफ mi BI डैश स्क्वायर प्लस समेशन mi BCM डॉट BI डैश। तो कुल मिला के मान इसमें mi को बाहर निकालना है। अब मैं आई का मान 1 से लेके n तक, आई का मान 1 से लेके n तक, आई का मान 1 से लेके n तक, E के बराबर हो गया हाफ, इसमें BCM कांस्टेंट है, बाहर निकाल दो समेशन ऑफ mi, आई का मान 1 से लेके प्लस इसको पहले ले जाने दो हाफ mi BI डैश स्क्वायर प्लस इसमें भी BCM को बाहर निकाल दो कांस्टेंट है, और डॉट समेशन mi और BI डैश, तो हाफ BCM और समेशन mi का मतलब BCM स्क्वायर है, टोटल द्रव्यमान ऊर्जा मिल जाएगा m लिखो इसको, प्लस इसको ऐसे रखो हाफ mi BI डैश स्क्वायर प्लस BCM डॉट, इसमें समेशन mi BI लिखो DRI डैश अपॉन BT, आई का मान 1 से लेके n तक, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हाफ n BCM स्क्वायर प्लस हाफ समेशन mi BI डैश स्क्वायर प्लस BCM डॉट, ये क्वांटिटी को बाहर लिखो, और समेशन mi RI डैश तक, आई का मान 1 से लेके n तक। और चूंकि द्रव्यमान केंद्र की जो परिभाषा अपन ने लिखी है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, द्रव्यमान केंद्र वो बिंदु होता है जिसके सापेक्ष सभी कणों के द्रव्यमान और उनके स्थिति सदिश के गुणनफलों का योग हमेशा शून्य होता है। समेशन ऑफ mi RI का मान हमेशा क्या होगा 0, तो ये पूरा पद तो 0 हो गया, तो बहुकण तंत्र निकाय की गतिज ऊर्जा किसके बराबर आ गई हाफ m BCM स्क्वायर बिंदु क्या E के CM द्रव्यमान केंद्र की गतिज ऊर्जा प्लस ये एज है ये, यानी कि बहुकण तंत्र निकाय की गतिज ऊर्जा किसके बराबर आएगी द्रव्यमान केंद्र की गतिज ऊर्जा तथा द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष विभिन्न कणों की गतिज ऊर्जाओं के योग। ये जो वेग है वो द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष है, द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष सभी कणों की गतिज ऊर्जाओं के योग के बराबर होती है। यहाँ पर स्टेटमेंट लिख सकते हैं अपन बहुकण तंत्र निकाय की
उसके द्रव्यमान केंद्र की गतिज ऊर्जा, उसके द्रव्यमान केंद्र की गतिज ऊर्जा तथा द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष सभी कणों की गतिज ऊर्जाओं के योग के बराबर होती है। ये सभी कणों की ऊर्जा होगी मान के गतिज ऊर्जा के योग के बराबर होती है। इस तरह का द्रव्यमान कंपन तंत्र निकाय की गतिज ऊर्जा क्या है, ठीक है। अब एक अपन लिखे समानीय द्रव्यमान क्या है। विकर्ण तंत्र का समानीय द्रव्यमान, समानीय का मतलब उसके इक्वल, यानी दो कणों के द्रव्यमान को एक कण के द्रव्यमान के तुल्य माना जा सकता है, वो द्रव्यमान कहलाता है समानीय द्रव्यमान। यानी द्विकण तंत्र की समस्या में प्रॉब्लम कोई भी अध्ययन समस्या को एक कण तंत्र में परिवर्तित करने के लिए समानीय द्रव्यमान की कल्पना की जाती है। दो कण तंत्र अगर कोई निकाय है तो उसको अपन दोनों का अध्ययन नहीं करने के बजाय एक के रूप में अध्ययन करना चाहें तो कर सकते हैं समानीय द्रव्यमान का उपयोग करके। जैसे किसी निर्देश तंत्र में दो कण तंत्र वाला कोई निकाय है, एक कण का द्रव्यमान m1 दूसरे का m2, इसका मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश r1 और इसका r2। अब दोनों कणों पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा, लेकिन दोनों एक दूसरे पर बल लगा रहे हैं, तो पहले कण द्वारा दूसरे में लगाया जाएगा उसको F1 कह सकते हैं, और पहले पर दूसरे के लिए लगाया जाएगा उसको F1, जो अन्य क्रिया बल होते हैं दूसरे पर। तो यहाँ लिखें माना विकर्ण तंत्र निकाय के कणों के द्रव्यमान m1 व m2 एवं मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश r1 वेक्टर है r2 वेक्टर है। अब पहले का भी बल लग रहा है कौन सा F1, तो प्रथम कण की गति का समीकरण क्या लिखेंगे? प्रथम कण की गति का समीकरण है बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण। बल क्या है पहले कण में F12 वेक्टर बराबर द्रव्यमान क्या है पहले कण का m1, त्वरण का जाएगा स्थिति का डबल डिफरेंशियल d2 r1 d2
स्टेट हमको कितना मिलेगा F21 वेक्टर, नियम नियम लगा नहीं पिछले बार, बाहर से मोबाइल नहीं है, इसका द्रव्यमान कितना है M2 क्रम कितना हो जाएगा जो स्थिति का डबल डिफरेंस है, तो D2 R2 अपॉन dt स्क्वायर, इसका स्थिति R2 माना हमने, इससे हम F21 अपॉन M2 बराबर लिख सकते हैं D2 R2 अपॉन D2 स्क्वायर, समीकरण नंबर 2। अब पहले क्रम का दूसरे के सापेक्ष स्थिति सदिश लिखें, क्या लिखेंगे, तो मूल बिंदु के सापेक्ष क्या मान लो, प्रथम क्रम के सापेक्ष दूसरे क्रम का स्थिति सदिश, यानी कि R12 लिख लें या R21 लिख लें, एक बार बराबर क्या है, दूसरे का स्थिति सदिश माइनस पहले का R2 माइनस R1, इसका दो बार समय के साथ अवकलन करें, दो बार समय के साथ अवकलन करने पर दो बार क्यों करेंगे, D2 अपॉन D2 स्क्वायर ऑफ R12 बराबर आएगा D2 अपॉन D2 स्क्वायर ऑफ R2 माइनस D2 अपॉन D2 स्क्वायर ऑफ R1। अभी मान यहाँ से लिख दो, इसका दोनों का मान यहाँ से लिख दो, तो क्या मान आएगा, D2 R12 अपॉन D2 स्क्वायर बराबर, इसका मान क्या है F21 अपॉन M2 और इसका मान है F12 अपॉन M2, समीकरण नंबर उसको 2। अब चूंकि अपन जानते हैं अन्य क्रियाबल है F12 और F21 क्या है, अन्य क्रियाबल, और क्रिया का भी नियम है तीसरा, न्यूटन का नियम है ना, क्रिया प्रतिक्रिया बल का बराबर और विपरीत, तो F12 की जगह माइनस F21 लिख सकते हैं इसमें, या F12 की जगह F21 लिख सकते हैं, तो क्या आ जाएगा ये, ध्यान लगा तो माइंड में देखिए बात है, ध्यान लगा D2 R12 अपॉन D2 स्क्वायर बराबर F21 अपॉन F2 माइनस यहाँ लिखेंगे तो प्लस हो जाएगा, इसको भी F21 लिख दिया अपॉन M1, यह F12 की जगह माइनस F21 लिख दिया हमने, और चूंकि R12 और R21 क्या है बराबर है, R12 की जगह भी R21 लिख सकते हैं अपॉन D2 स्क्वायर बराबर, इसमें F21 कॉमन ले लिया और लघुत्तम हो गया इनका क्या M1 M2, क्या बचेगा M1 प्लस, कॉमन लेने के बाद M1 M2 लघुत्तम हो जाएगा, तो इसको इधर लिया है तो समीकरण क्या बन गया ये F21 बराबर क्या है M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू D2 R21 अपॉन D2 स्क्वायर, ये भी गति का समीकरण है कि नहीं इनकी तरह। अब ये F21 का मतलब दूसरे बल के साथ पहले बल के बल, इसको द्रव्यमान लिख सकते हैं, नया द्रव्यमान हो गया, इसको म्यू लिखते हैं, ये म्यू ही क्या कहलाएगा, समानी द्रव्यमान, जहाँ म्यू बराबर M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2, क्या कहलाएगा ये विकर्ण तंत्र का समानी द्रव्यमान कहलाता है, समानी द्रव्यमान कहलाता है, एक कण की गति का